जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग भूगोल विषय के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को परिभाषित करें। उत्तर लिखेंगे, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। आप लिखेंगे, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं: व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल। ये मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उपक्षेत्र हैं। अगला इसके अलावा है विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? आपका उत्तर होगा, मानव भूगोल भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विषय है। चूंकि मानव मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध स्थापित हो जाता है जो अपने अध्ययन में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रमुखता से सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्ग को कहा जाता है जो महाद्वीप की एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, जल परिवहन से क्या लाभ है? जल परिवहन से क्या लाभ है? उत्तर होगा, जल परिवहन से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, इसमें परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, यह परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सस्ता है। नंबर 3, इस परिवहन में ऊर्जा की लागत कम पड़ती है। नंबर 4, इस माध्यम के द्वारा जलयान को सुगमता पूर्वक विश्व के विभिन्न भागों में ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार क्या है, या संचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसके प्रमुख साधन हैं रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, एसएमएस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अन्य भी बहुत सारे साधन हैं।
अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? आपका उत्तर होगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद तथा लाल सागर में स्थित स्वेज बंदरगाह को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद तथा लाल सागर में स्थित स्वेज बंदरगाह को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के महत्व को लिखें। स्वेज नहर के महत्व को लिखें। उत्तर होगा, स्वेज नहर के महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस नहर के निर्माण से एशिया और यूरोप महादेश के विभिन्न देश के बीच की दूरी कम हो गई है। नंबर 2, इस नहर के निर्माण से लेवल पुल से मुंबई तथा गुजरात के आने में केवल 7250 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। नंबर 3, इस नहर के बन जाने से मुंबई और न्यूयॉर्क के बीच दूरी मात्र 45 किलोमीटर बच गया है। नंबर 4, इस नहर के निर्माण से एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुआ है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? आपका उत्तर होगा, पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह नहर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलोन बंदरगाह तथा प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पनामा बंदरगाह को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य को लिखें। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य को लिखें। आपका उत्तर होगा, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य है। नंबर 1, सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करना। नंबर 2, बौद्धिक संपदा कानून का संरक्षण करना। नंबर 3, सदस्य राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का नियमन करना। नंबर 4, कमजोर देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक है, क्यों? ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक है, क्यों? उत्तर होगा, ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक है क्योंकि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का अर्थ है देश के निर्यात व्यापार का मूल्य कम होता है तथा आयात व्यापार का मूल्य ज्यादा होता है। इस कारण देश के मुद्रा का प्रवाह विदेश की ओर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन या घाटे का व्यापार देश के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक समूहों के निर्माण के द्वारा राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होता है, क्यों? व्यापारिक समूहों के निर्माण के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को लाभ होता है, क्यों? उत्तर होगा, व्यापारिक समूहों के निर्माण के द्वारा राष्ट्रों को अपने संसाधनों का विदोहन करने, विशिष्टीकरण प्राप्त करने, उत्पादन के उच्च स्तर की प्राप्ति, रहन सहन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ज्ञान एवं संस्कृति का विकास होता है। आर्थिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों में वृद्धि होती है। इसीलिए व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शार्क का पूरा नाम क्या है? शार्क का पूरा नाम क्या है? आपका उत्तर होगा, शार्क का पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन। अगला प्रश्न है,
औद्योगिक पतन और व्यापारिक पतन में क्या अंतर है? औद्योगिक पतन और वाणिज्यिक पतन में क्या अंतर है? उत्तर होगा औद्योगिक पतन उस पतन को कहते हैं जहां थोक नौभार का कार्य संपादित किया जाता है। औद्योगिक पतन उस पतन को कहते हैं जहां थोक व्यापार नौभार का मतलब नाव के भार का कार्य संपादित किया जाता है, जबकि व्यापारिक पतन उस पतन को कहते हैं जहां सामान्य नौभार पैकिंग उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय व्यापार क्या है? बहुपक्षीय व्यापार क्या है या बहुपक्षीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा जब एक देश कई देशों के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है तो उसे ही बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब एक देश कई देशों के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है तो उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है मुक्त व्यापार क्या है या मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा मुक्त व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जहां वस्तुओं के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। मुक्त व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जहां वस्तुओं के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। दूसरे शब्दों में सरकार के द्वारा आयात और निर्यात पर लगाए गए सारे प्रतिबंध को जब समाप्त कर दिया जाता है तो उसे ही मुक्त व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यापार संतुलन क्या है या व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी देश के आयात व्यापार का मूल्य और निर्यात व्यापार का मूल्य आपस में बराबर होता है तो उसे ही व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बस्ती अथवा अधिवास को परिभाषित करें। बस्ती अथवा अधिवास को परिभाषित करें। आपका उत्तर होगा बस्ती या अधिवास उस स्थान को कहते हैं जहां लोग साधारणतया अस्थायी रूप से निवास करते हैं। बस्ती या अधिवास उस स्थान को कहते हैं जहां लोग साधारणतया अस्थायी रूप से क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला प्रश्न है स्थान एवं स्थिति में क्या अंतर है? या स्थान को साइट कहते हैं, स्थिति को सिचुएशन कहते हैं। मतलब साइट और सिचुएशन में क्या अंतर है? उत्तर होगा स्थान उस वास्तविक भूमि को कहते हैं जिस पर बस्ती बसी होती है। स्थान उस वास्तविक भूमि को कहते हैं जिस पर बस्ती बसी होती है। इसके विपरीत स्थिति मतलब सिचुएशन उस वास्तविक स्थान को कहते हैं जहां कोई बस्ती सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच बसी होती है। अगला प्रश्न है बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्तर होगा भारत में बस्तियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार जनसंख्या का आकार तथा बस्ती में निवास करने वाले लोगों के कार्य है। मतलब जनसंख्या के आकार के आधार पर और कार्य में लगे लोगों के कार्य की प्रकृति के आधार पर भारत में बस्ती का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है पृष्ठ प्रदेश क्या है या पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा पतन अर्थात बंदरगाह का वह प्रभाव क्षेत्र जो रेल सड़क मार्ग के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जहां से उत्पादन के निर्यात के लिए पतन पर भेजा जाता है तथा आयातित सामान को विक्रय एवं उपभोग के लिए वितरित किया जाता है, पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा नगर किसे कहते हैं? उदाहरण दे। सुरक्षा नगर किसे कहते हैं? उदाहरण दे। उत्तर होगा सुरक्षा नगर उस नगर को कहते हैं जहां पर सैनिकों के छावनी बने होते हैं। सुरक्षा नगर उस नगर को कहते हैं जहां पर सैनिकों के छावनी बने होते हैं, जैसे अंबाला, श्रीनगर, पठानकोट।
अगला प्रश्न है, नगरीय बस्ती किन किन रूपों में मिलती है? नगरीय बस्ती किन किन रूपों में मिलती है? उत्तर होगा, नगरीय बस्ती निम्नलिखित रूपों में मिलती है। नंबर 1 व्यापारिक केंद्र के रूप में, नंबर 2 औद्योगिक केंद्र के रूप में, नंबर 3 प्रशासनिक केंद्र के रूप में, नंबर 4 राजधानी नगर के रूप में, नंबर 5 सांस्कृतिक नगर के रूप में, नंबर 6 परिवहन नगर के रूप में। अगला प्रश्न है, नगर, महानगर और मेगा नगर को परिभाषित करें। नगर, महानगर और मेगा नगर को परिभाषित करें। उत्तर होगा, नगर उस बस्ती को कहते हैं, उससे यहां छूट गया है, नगर उस बस्ती को कहते हैं जिसकी आबादी 1 लाख होती है। महानगर उस बस्ती को कहते हैं जिसकी आबादी 10 लाख होती है। मेगा नगर उस बस्ती को कहते हैं जिसकी आबादी 1 करोड़ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? नगरीय जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। यहाँ के लोग अपनी जीविका के लिए गैर कृषि कार्य में लगे होते हैं। भारत के 31.2% तथा विश्व के 48% लोग नगर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ग्रामीण अधिवास की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्रामीण अधिवास के लोग अपने आजीविका के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। नंबर 2, ग्रामीण अधिवास में जीवन के आधारभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। नंबर 3, ग्रामीण अधिवास की बस्तियां नियोजित नहीं होती है। नंबर 4, ग्रामीण अधिवास में लोग परंपरागत जीवन में होते हैं।